Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 18 for the class 11th. We are discussing the chapter states of matter. अभी तक हमने 17 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए हैं इस यूनिट में एंड पॉसिबली दिस विल बी द लास्ट थेरेटिकल वीडियो लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. इसके बाद मैं या तो एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा या दो, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट. लेकिन जहाँ तक थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात है तो ये आज का हमारा उस हिसाब से लास्ट वीडियो लेक्चर होगा. और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो लिक्विड स्टेट पार्ट में जो आज का टॉपिक है वो है विस्कोसिटी. क्या होता है ये चीज़ें आपने पहले भी मतलब सुनी होगी या मे भी थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट है. मैं आपको ये भी बता दूं कि विस्कोसिटी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डिटेल से पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ये. तो आज का टॉपिक जो है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के लिए, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में है, दैट इज विस्कोसिटी. क्या होता है, ठीक है ना. देखिए, सबसे पहले विस्कोसिटी जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स. पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ और उसके बाद में आपको ये जो है इस फिगर से जो है ये क्लियर करूंगा, ठीक है ना. पहली बात, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी टर्म जो है, टर्म विस्कोसिटी, ये जो टर्म विस्कोसिटी है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है. द टर्म विस्कोसिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, the term viscosity has been derived from a Latin word. उस Latin word का वो जो Latin word है वो है, उसको कहते हैं विस्कम. विस्कम जो है ये एक स्टिकी फ्लूइड है, ये एक स्टिकी सेक्रीशन है. स्टिकी सेक्रीशन आप इसको कह सकते हो. You can call this as a sticky secretion or you can call it as a sticky fluid, जो कि एक फैमिली ऑफ प्लांट से, जो कि एक फैमिली ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. एंड वो फैमिली जो प्लांट्स की है उनको कहते हैं सेनेटेल्स. सेनेटेल्स जो है ये एक फैमिली ऑफ प्लांट्स है, यानी कि एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ऐसी है जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उनको सेनेटेल्स कहते हैं. और वो प्लांट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है वो एक सेक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं, वो एक फ्लूइड जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है ना. तो वो स्टिकी इन नेचर होता है, जो चिपक जाता है, जैसे आपने ग्लू देखा होगा, ठीक है ना. तो स्टिकी सेक्रीशन, और उस स्टिकी सेक्रीशन को हम नाम देते हैं विस्कम. तो विस्कम बेसिकली एक लैटिन वर्ड है. इसी विस्कम जो कि लैटिन वर्ड है, इसी से टर्म जो निकाली गई है वो है विस्कोसिटी. यानी कि विस्कोसिटी जो है, ये टर्म जो है ये ली गई है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है विस्कम. और विस्कम का मतलब है स्टिकी सेक्रीशन और स्टिकी फ्लूइड व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्लांट्स व्हिच इज कॉल्ड एज सेनेटेल्स. यहां तक समझ आ गया आपको. ये तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि विस्कोसिटी टर्म कहां से आ गई. अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा और डेफिनेशन के बाद जो है हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए, तो ये पार्ट में पहले इरेज करता हूं. देखिए, विस्कस फ्लूइड क्या होता है, या आपने देखा होगा अगर हम कुछ लिक्विड्स लेते हैं. देखिए, अगर हम कुछ लिक्विड्स लेंगे, जैसे जैसे आप वाटर ले लो, ठीक है ना. ये मान लो आपके पास एक लिक्विड है. आप डियर स्टूडेंट्स मिल्क ले लो, ये मान लो आपके पास एक दूसरा फ्लूइड है. मान लो आप जो है ग्लिसरीन ले लो, ग्लिसरीन आपके पास एक और फ्लूइड है. मान लो आप जो है क्या कहते हैं इसको, हनी ले लो, ठीक है ना. आप हनी ले लो एक्स्ट्रा. ये क्या है, ये डिफरेंट फ्लूइड्स है, ये डिफरेंट लिक्विड्स है. वाटर इज अ लिक्विड, milk is a liquid, glycerine is a liquid, honey is a liquid. But you all know that all of the liquids do not have same tendency to flow. You know that, you know that. देखिए, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट आप क्लियर कर रहे हो that all of the above liquids, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, all of the above liquids
all of the above liquids all of the above liquids do not have या don't have they don't have same they don't have same tendency to flow they don't have same tendency to flow इनकी सेम टेंडेंसी फ्लो करने की नहीं होती है, ठीक है ना। कोई अच्छे से जो है वो फ्लो करता है, कोई जो है अपनी फ्लो को थोड़ा रेजिस्ट करता है। जैसे अगर आप वाटर लेंगे तो वाटर आप किसी टेबल पर डालेंगे और उस टेबल को थोड़ा आप इंक्लाइन करोगे तो आप देखोगे वाटर इजीली जो है वो फ्लो हो जाता है। मिल्क जो है वो वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा स्लोली हो जाएगा, बिकॉज मिल्क की डेंसिटी जो होती है वो कहते हैं जिसको हम गाढ़ा टाइप कहते हैं वो ज़्यादा होता है। ग्लिसरीन तो मतलब ऑब्वियसली आप देखोगे ग्लिसरीन को फ्लो करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हनी को तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप लिक्विड्स को छोड़ते हो फ्लो करने के लिए हर एक लिक्विड की अपनी एक इंटरनल टेंडेंसी आती है जो कि फ्लो करने को थोड़ा रेजिस्ट करती है। बात समझ आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा हर एक लिक्विड की फ्लोइंग टेंडेंसी सेम नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है हर एक लिक्विड की एक बैक टेंडेंसी होती है जो इस फ्लो को रेजिस्ट करती है, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो बताइए सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हनी की होगी, उसके बाद होगी ग्लिसरीन की, उसके बाद मिल्क होगी और उसके बाद वाटर की होगी। तो जिस लिक्विड को ज्यादा टाइम लगता है फ्लो करने में हम उसको कहते हैं कि इसका विस्कस नेचर ज्यादा है, यानी कि इस लिक्विड को फ्लो करने के लिए जो अंदर वाली खुद की रेजिस्टेंस होती है जो उसको फ्लो करने में थोड़ा टाइम देती है, ठीक है ना, उसी टर्म को आप विस्कोसिटी कहते हो। यहां तक समझ आ गया ना। सब लिक्विड्स की टेंडेंसी सेम नहीं होगी फ्लो करने के लिए, इसके लिए इसका मतलब ये हुआ दैट सब लिक्विड्स के अंदर जो होगा एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ऑपरेट होता है, उसी जो इंटरनल रेजिस्टेंस फ्लोइंग टेंडेंसी के अपोजिट जा रहा है, लिक्विड के फ्लो करने की डायरेक्शन के अपोजिट बिल्कुल एक्ट कर रहा है, उसी को आप कहते हो विस्कोसिटी। पहले मैं डेफिनेशन दूंगा मैंने जो अभी बोला और उसके बाद मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा यहाँ पे कि ये कैसे होता है। देखिए तो चलिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, सी तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, विस्कोसिटी की मैं लिखूंगा डेफिनेशन। डेफिनेशन पे आते हैं तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज viscosity is defined as the property of liquids. Viscosity is defined as the property of liquids due to which they show some internal resistance to the flow of liquid. फुल स्टॉप। यानी कि जब लिक्विड फ्लो करना चाहता है, इस फ्लोइंग टेंडेंसी यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड की एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस आती है जो कि इस फ्लो करने की टेंडेंसी के अपोजिट एक्ट करता है। उसी प्रॉपर्टी को, उसी कॉन्सेप्ट को आप विस्कोसिटी कहते हो। तो वही देखो मैंने क्या लिखा, मैं लिखा विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू विच दे शो सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू देयर फ्लो या टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, या सीधे लिखेंगे हम टू देयर फ्लो, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। पहली बात। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर इसका रीजन क्या है, मैं यहां पे रीजन लिखता हूं और उसके बाद हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरफ आएंगे। सर इसका रीजन क्या है, ये लिक्विड जो है ये क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाता है, ठीक है ना। देखिए लिक्विड इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंसिडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है मैंने कुछ लेयर्स लिक्विड के दिखाए हैं। जब एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करने की कोशिश करता है ना डियर, आपने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के दरमियान जो है अट्रैक्शंस की वजह से, इंट्रैक्शंस की वजह से जो है एक फोर्स आता है जिसको आप कहते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
ये आपने क्लास 8 से ही पढ़ते आए हो। व्हेनेवर वन बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देयर कम्स एन अपोजिट फोर्स टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। बिल्कुल यहां पे जिस डायरेक्शन में लिक्विड मूव करना चाहता है उस डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट में लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो रीजन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इट इज ड्यू टू, इट का मतलब है यहाँ पे विस्कोसिटी, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, it is due to the friction which arises between the various liquid layers, इस बात को समझिए, which arise between the various liquid layers when they try to move relative to one another, जब लिक्विड लेयर्स मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो दैट्स कॉल्ड एज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड लेयर्स के दरमियान आता है उसी की वजह से जो है दैट वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन ही है बेसिकली। तो उसी अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिक्विड्स के कॉन्सेप्ट में हम विस्कोसिटी टर्म देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दैट इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन which arises between the various liquid layers when they try to move relative to one another. That is the reason for the viscosity in case of a liquids. यहाँ तक सबको समझ आया, यहाँ तक सबको क्लियर आया। अब ये जो पॉइंट मैंने रीजन नीचे दिया ना, ये मैं अब यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए, तो इससे आपको एक और बात ये क्लियर हो गई कि लिक्विड जो हम लेते हैं when it is considered to be made up of many liquid layers, all the liquid layers do not move with the same velocity. इस चीज को समझिए। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एक फिगर में आपको क्या किया, मैंने एक लिक्विड लिया एंड आई कंसिडर्ड, लेट अस सपोज द लिक्विड इज मेड अप ऑफ दीज लेयर्स। मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए 3 लेयर दिखाए। जो लेयर नंबर फर्स्ट है ये मान लीजिए लेयर नंबर फर्स्ट, पहला, दिस इज लेयर नंबर फर्स्ट, दिस इज लेयर नंबर सेकंड एंड दिस इज टॉप मोस्ट लेयर, इट इज लेयर नंबर थर्ड, ठीक है ना। या आप ये बीच वाले कोई भी 3 लेयर ले सकते हो। तो अगर मैं ग्राउंड से स्टार्ट करूं तो इसका मतलब ये जो है, देखिए ये वाला लेयर जो है ना ये ग्राउंड सरफेस के साथ टच है, ये ग्राउंड सरफेस के साथ टच है। या चलो मान लो ग्राउंड सरफेस के साथ टच नहीं है, चलो मान लो ग्राउंड सरफेस के साथ टच नहीं है। अब देखिए, सिंस लिक्विड फ्लो कर रहा है, सिंस द लिक्विड इज फ्लोइंग, तो यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे लिक्विड जो है मान लो ये फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लोज डियर स्टूडेंट्स। व्हेन लिक्विड फ्लोज इट्स कॉमन सेंस दैट लेयर्स भी मूव करते होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर लेयर की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज हर लेयर का दूसरे लेयर के साथ जो है फ्रिक्शन हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, जो लेयर ग्राउंड के साथ टच में होता है, जो लेयर ग्राउंड के साथ टच में होता है, हम मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 है। वी कंसिडर दैट द वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर इज 0। जस्ट वेट अ मोमेंट, पहले मैं फोन फ्लाइट ऑफ में कर दूंगा, जस्ट वेट सेकेंड। तो मैंने क्या कहा, जो लेयर ग्राउंड के साथ आप टच इमेजिन करते हो कि टच किया हुआ है, उसकी वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। और जो ही आप ग्राउंड से ऊपर आ जाते हो तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड लेयर्स ऐसे देख रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ दैट सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो होगी वो टॉप मोस्ट लेयर की होगी। और जो ही आप लेयर से टॉप मोस्ट लेयर से नीचे वाले लेयर तक जाएंगे, किस वाले लेयर तक, जो ग्राउंड के सरफेस के साथ टच किया हुआ है, तो वेलोसिटी कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और लास्ट में 0 बन जाएगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड से ऊपर आ रहे हो लेयर बाय लेयर, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है वो टॉप मोस्ट लेयर की होगी। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर आप
फ्रॉम लेयर 1 to 2 to 3 to 4 जा रहे हैं, और आप देख रहे हो कि दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, ठीक है ना। मान लो इसकी वेलोसिटी, मान लो इस लेयर की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड सपोज, दूसरे लेयर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे लेयर की वेलोसिटी, बिकॉज आप ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज डेफिनेटली होगी, तीसरे लेयर की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे दो लेयर्स के दरमियान, देखिए 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, देखिए 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, अगर आप एक और लेंगे ग्राउंड के साथ उसकी जीरो लेंगे आप, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंस जो वेलोसिटी का आ रहा है वो इक्वल है। सच अ टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। इस बात को समझिए, लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो, ये वीडियो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी अपलोड किया था। लैमिनर फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है ना, जैसे आपको लगता है कि लिक्विड फ्लो ही नहीं करता, वो इतना स्मूथ होता है। तो लैमिनर फ्लो हम किसको कहते हैं? लैमिनर फ्लो वो टाइप ऑफ फ्लो है जिसमें डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैमिनर फ्लो क्या होता है, देखिए लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो, फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड, flow of liquid in which, flow of liquid in which the difference, in which the difference in velocity, in which the difference in velocity between various, in which the difference in velocity between various लिक्विड लेयर्स इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, मान लो अगर लेयर फर्स्ट की वेलोसिटी देखिए यहाँ पे, अगर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और जाहिर सी बात है आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 3 माइनस 2 ऊपर के दो लेयर्स के दरमियान डिफरेंस 1 मीटर पर सेकंड, 2 माइनस 1 नीचे के दो लेयर्स के दरमियान डिफरेंस इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट। सच अ टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज अ लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। उस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, दैट द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन विच द डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स इज कांस्टेंट। सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, नाउ एज्यूम मुझे नहीं पता है, चलो लैमिनर फ्लो तो ये है, उसमें तो कोई शक है नहीं। नाउ एज्यूम कि अगर लेयर, इस वाले लेयर की देखिए, अगर लेयर सेकंड की वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, मैंने यहां पे v लिखा। व्हाट डज v रिप्रेजेंट्स? v रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड लेयर, जितनी भी है वेलोसिटी v है। अब मुझे बताइए, जो इससे नीचे वाला लेयर होगा उसकी वेलोसिटी इस v से कम होगी या ज्यादा? जाहिर सी बात है, सिंस इससे बिलो है तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये उसको रेजिस्टेंस अब ये करेगा, बिकॉज ये ऊपर है, बिकॉज वेट जा रहा है ना। आप खुद ही देखो, जितने लेयर्स ऊपर जाएंगे ना उतना वेट बढ़ेगा, तो नीचे वाले लेयर्स उतनी ही वेलोसिटी से कम मूव करेंगे। एंड लेट अस सपोज नीचे वाला लेयर इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v माइनस डेल्टा v। डेल्टा v क्या है? डेल्टा v है डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी बिटवीन सेकंड लेयर एंड फर्स्ट लेयर, ठीक है ना। और माइनस मैंने क्यों लिया? बिकॉज नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी जो है वो ऊपर वाले से कम होगी। कितने अमाउंट से कम होगी? डेल्टा v से कम होगी। जरा मुझे बताओ ऊपर वाले लेयर की फिर वेलोसिटी क्या होगी? v उसकी इस वाले लेयर से ज्यादा होगी, तो वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा v प्लस डेल्टा v। सबको क्लियर हो रहा है? एंड लेट अस सपोज जो लिक्विड लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस, थिकनेस का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स में सेम लूंगा सब लिक्विड लेयर्स के दरमियान। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय v प्लस डेल्टा v? v प्लस डेल्टा v इज द वेलोसिटी ऑफ लेयर फर्स्ट या लेयर थर्ड, सॉरी वहां पे थर्ड लेयर है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे v प्लस डेल्टा v, ये क्या है? इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ L3, L3 मीन्स लेयर 3। देखिए अगर आप देखेंगे v क्या है सर? इट इज द वेलोसिटी, it is the velocity of shabash L2, and what is v minus delta v? v minus delta v is the velocity of layer 1,
सबको क्लियर हो गया? ठीक है ना? सिंस यहां पे वेलोसिटी डिफरेंस जो वेरियस लेयर्स का होगा दैट विल बी कांस्टेंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर समझाया, बिकॉज ये लैमिनर फ्लो है। अब देखिए लिक्विड लेयर्स के दरमियान कौन सा फोर्स है? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अराइजेस ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिए विस्कोसिटी में जो लिक्विड लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैं फिर से लिख रहा हूं, विस्कोसिटी में जो मैंने अभी आपको रीजन कहा, विस्कोसिटी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन के दरमियान? बिटवीन वेरियस लिक्विड लेयर्स। यही तो मैंने समझाया आपको, बिटवीन वेरियस लिक्विड लेयर्स दैट अराइजेस ड्यू टू, ये जो लिक्विड लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन किस वजह से आ रहा है? दैट अराइजेस ड्यू टू intermolecular forces of attraction। बिकॉज कॉमन सेंस है, आप देखोगे लेयर फर्स्ट में जो मॉलिक्यूल्स होगी और लेयर सेकंड में जो मॉलिक्यूल्स होगी, उन मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होता है, वो ऑपरेट होता है। ठीक है ना? तो अगर आपको ये पूछेगा कोई दैट जैसे मैंने आपको कहा था विस्कोसिटी का रीजन भी है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विस्कोसिटी का रीजन भी है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ जिस लिक्विड के लेयर्स के दरमियान, जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वहां पे देखोगे आप उस लिक्विड में विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना? इसका मतलब है हनी जो है उसके लिक्विड लेयर्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। इसीलिए आप देखोगे वहां पे लिक्विड लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा होगा एंड हेंस वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होगी। सबको क्लियर हुआ? सो विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड is directly proportional to the strength of intermolecular force of attraction which arises between the various liquid layers। अब देखिए, मुझे बताओ, देखिए ये मैं इरेज करूंगा यहां पे, ये चीज आपको समझ आ गई? देखो अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं वो समझो। मुझे बताओ डिफरेंस इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी बताओ मुझे बिटवीन द लिक्विड लेयर्स क्या है? डिफरेंस इन वेलोसिटी। आप कहोगे सर लेयर्स दो तो चूज कीजिए आप। चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं पहला लेयर और ऊपर वाला लेयर यानी कि थर्ड लेयर और सेकंड लेयर जो है वो लूंगा, तो डिफरेंस बताइए क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो सबसे ज्यादा किसकी है? तो मैं लिखूंगा v प्लस डेल्टा v और उसको माइनस करना है v, तो देखो v कैंसिल हो गया, तो वहां पे क्या निकला डिफरेंस? डेल्टा v। सबको क्लियर हुआ? और देखिए अगर आप कहोगे नहीं सर लेयर सेकंड और लेयर फर्स्ट में बताइए डिफरेंस कितना है, तो लेयर सेकंड में क्या है वेलोसिटी? v। अच्छा डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे, लेयर फर्स्ट की क्या है? v माइनस डेल्टा v। सबको क्लियर हुआ? लेकिन सिंस ये माइनस हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर हो गया? v माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v होगा माइनस माइनस, ये प्लस डेल्टा v आएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? देखिए अब ये v और ये v कैंसिल, बिकॉज ये प्लस है माइनस है, ये फिर से किसके बराबर निकला? डेल्टा v। कहने का क्या मतलब है, आप कोई भी दो लेयर्स ले लो, आप कोई भी सक्सेसिव दो लेयर्स ले लो, उनके दरमियान जब आप वेलोसिटी डिफरेंस निकालेंगे, वो वेलोसिटी डिफरेंस जो है वो सेम आएगा, वो वेलोसिटी डिफरेंस सेम आएगा। पता है क्यों सेम आएगा? बिकॉज आपने फ्लो ही लैमिनर लिया है, आपका वेलोसिटी डिफरेंस सेम आएगा। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना है? डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स इज डेल्टा v। इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक में रखता हूँ। सबको क्लियर हुआ? जरा मुझे बताओ सेपरेशन बिटवीन लेयर्स क्या है? सेपरेशन बिटवीन लेयर्स, सेपरेशन बिटवीन लेयर्स क्या है? अगर आप सक्सेसिव लेयर्स लेंगे तो खुद ही देखो वो कितना है, वो है डेल्टा x। वो कितना है डियर स्टूडेंट्स? डेल्टा x। अब यहां से एक टर्म आ रही है, क्या आ रही है? यानी कि अगर हम टर्म लेंगे डेल्टा v, चलो मैं नीचे लिखता हूं, यहां पे एक आप टर्म आप डिफाइन करोगे, क्या है? डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यानी कि कितनी वेलोसिटी डिफर हो रही है बाय द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स। इस टर्म को हम कहते हैं, देखो ये क्या है ऊपर? डिफरेंस, लेकिन किसका है? ये वेलोसिटी है।
वेलोसिटी को जब आप डिफरेंस देखते हो ना विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस, विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन ऑफ वेरियस लिक्विड लेयर्स, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द थिकनेस या सेपरेशन बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स, उस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। उस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पे जो ये टर्म है आपकी, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस टर्म को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड लेट अस सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लिक्विड लेयर्स का है, जो भी है, लेट अस सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ए। ये मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है। इसको आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हो, और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है डीवी अपॉन डीएक्स। उन्होंने डिफरेंशियल टर्म दिया है, तो आप इससे जो है घबराएंगे नहीं, ये यहाँ पे आपका जो है मीनिंग सेम रखेगा। अब लिक्विड लेयर्स के दरमियान क्या है सर, लिक्विड लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है which arises due to intermolecular force of attraction। अब यहां पे एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है that the force of friction, वही तो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, force of friction, and experimentally it has been seen that the force of friction between the various liquid layers, तो मैं यहां पे लिखता हूं that force of friction देखो force of friction जो है between लिक्विड लेयर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन लिक्विड लेयर जो है वो क्या क्या है, देखो क्या क्या है, वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा टर्म एफ से। देखो एफ से मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट किया। ये किसके बराबर है, देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया दैट जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, आप खुद ही देखो ना, जितना लेयर्स के दरमियान एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, आप एरिया कम कर दो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेयर्स के बीच में कम होगा। आप एरिया बढ़ा लो, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ही बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो एरिया के हिसाब से इंक्रीज होगा। दैट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दैट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड लेयर्स। दिस इज रिलेशन फर्स्ट, यानी कि लिक्विड लेयर्स के दरमियान जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही उनके दरमियान कांटेक्ट ज्यादा होगा, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और उतना ही वो एक दूसरे के साथ रेजिस्ट करेंगे, वो फ्रिक्शन करेंगे। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा। नंबर सेकंड दिस हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू F जो है यहाँ पे, F जो है यहाँ पे ये देखा गया है दैट इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप dv अपॉन dx लिखो या आप डेल्टा v अपॉन डेल्टा x लिखो, तो मैं लिखूंगा इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अब ये आप दो तरीकों से अलग अलग समझ सकते हो। देखिए पहली बात, अगर आप डेल्टा x कम करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ये यहां से समझो आप। डेल्टा x क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स। अगर आप सेपरेशन दो लेयर्स के दरमियान कम कर रहे हो, देखो ना यहाँ पे, जितना कम करोगे ना आप सेपरेशन, उतना मॉलिक्यूल्स जो है लेयर्स में जो है वो इंटरैक्ट ज्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है जितना इंटरैक्शन ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दूसरी बात, जहां पे जितनी वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स भी ज्यादा है, मतलब नीचे वाले की कितनी है वो मान लो v है, लेकिन ऊपर वाले की जो है उससे ज्यादा होगी, लेकिन इनका फर्क जो है वो ज्यादा आ रहा है, वो तब भी ज्यादा आएगा जब उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, जब ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर को जो है ज्यादा रेजिस्ट करेगा। तो हम ये एक ही टर्म से डिनोट करते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। Velocity, change in velocity with respect to the separation of liquid layers, with respect to the thickness of liquid layers, we call the term as velocity gradient। समझ आ गया यहां तक सबको? देखिए जरा रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कीजिए, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कीजिए तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखिए क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट, कैन आई राइट F इज इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। यहां तक सबको समझ आ गया? बहुत सिंपल बात है। अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करूंगा और उसके लिए मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू, यहां पे जो कांस्टेंट डाला जाता है ना उसको ऐसे लिया जाता है n और ये टेल करके, बाकी क्या रहा, बाकी रहा A डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। यहां तक सबको क्लियर हुआ? मैं इस इक्वेशन को ब्लॉक में रखूंगा। अब यहां पे जो n है मैं यहां पे लिखूंगा वेयर ये जो n ऐसा है टेल करके इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
is a constant of proportionality. It is a constant of proportionality and is known as coefficient, and is known as, इसको कहते हैं coefficient of viscosity. मैं फिर से कहूंगा, ये जो मैंने F यहां पे लिया ना प्यारे बच्चों, F ये F डिनोट क्या कर रहा है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिनोट कर रहा है. इसको ही आप कहते हो विस्कस फोर्स. इसको ही आप कहते हो विस्कस फोर्स. तो ये जो F आपका है बेसिकली ये विस्कोसिटी है, ये विस्कस फोर्स है. और ये जो N है टेल करके, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो मैंने इस्तेमाल किया, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. पहली बार इस सिंबल को हम इस नाम से जानते हैं, EETA, इसको ईटा कहते हैं, ईटा. दिस सिंबल N with the tail is called as eta, and this is called as coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, it's a constant of proportionality है. और इसका वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है अपॉन मैग्नीट्यूड. वो डिपेंड करता है अपॉन, अच्छा मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूं उसके बाद में लिखूंगा. ये डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये बात याद रखिए, जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू ज्यादा होगा. एंड सेकंड फैक्टर जो है जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर. बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे. तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सेकंड इज द टेम्परेचर. सबको क्लियर हुआ? और इसके यूनिट्स क्या होगी? सिंस ये फोर्स है तो इसका यूनिट यूजुअली जो होगा SI में वो न्यूटन होगा. लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस फैक्टर दैट इज ईटा. अब हम ईटा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. यहां तक सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया ना? विस्कस फोर्स का इक्वेशन याद आ गया? तो अगर आपको ईटा दिया गया है, आपको एरिया पता है और आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पता है, आप विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स निकाल सकते हो. कभी कभार विस्कस फोर्स दिया होगा और आपको इन वेरिएबल्स में से एक जो है वो निकालना पड़ेगा. जो भी अननोन होगा वो आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन वेरिएबल्स. यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए मैं इस ईटा को आप डिफाइन करूंगा. डेफिनेशन लेनी है हमने ईटा की. ये ईटा होता क्या है? देखिए मेरे बच्चों, मैं फिर से आता हूं इस इक्वेशन की तरफ. क्या थी विस्कस फोर्स के लिए इक्वेशन? F इज इक्वल टू ईटा A dV अपॉन dx, या आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हो. ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है. ठीक है ना? अब देखिए इस इक्वेशन को मैं ब्लॉक में रखूंगा. मुझे बताओ यहां से ईटा आपको निकालना है. जरा मुझे बताओ ईटा किसके बराबर होगा? ईटा इज इक्वल टू, एक साइड से रखो तो यहाँ पे F अपनी जगह रहेगा, ये dx यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा dx, dy नीचे जाएगा, dy नीचे जाएगा तो वो मैं सॉरी dv है ये. ठीक है ना? और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई a, ये भी नीचे जाएगा तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई a. सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए फिर से समझिए इस इक्वेशन को. ईटा निकालना है मुझे तो F अपनी जगह है, तो d अपॉन dx जब आप इक्वल टू के इस साइड लोगे इसका dx अपॉन dv बनेगा, और a जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा. क्लियर हो गया ना सबको? अब देखिए जब आप डेफिनेशन लेते हो ना स्टैंडर्ड टर्म्स में, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना चाहते हो तो हमें यूनिट क्वांटिटी में सारी चीजें लेनी पड़ती है. व्हाट डज इट इंडिकेट? फिर कहा जाएगा दैट इफ dx यानी कि सेपरेशन बिटवीन द टू लिक्विड लेयर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर आप लिक्विड लेयर्स को 1 सेंटीमीटर दूर रखते हो एक दूसरे से, एक लिक्विड लेयर और दूसरे लिक्विड लेयर को पहले लिक्विड लेयर से 1 सेंटीमीटर दूर रख रहे हो. दूसरी बात, उनके दरमियान जो वेलोसिटी का डिफरेंस है लिक्विड लेयर्स के दरमियान वो इतना है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लो. देखो मैंने 1 सारा लिया. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हो. क्लियर हुआ यहाँ पे? जरा मुझे बताए ईटा किसके बराबर आएगा तब? करो ना वैल्यू सबस्टिट्यूट. तो देखिए वैल्यू जब आप सबस्टिट्यूट करेंगे तो ईटा किसके बराबर आएगा? देखिए तो उस टाइम क्या होगा? देयरफॉर
ईटा इज इक्वल टू, देखिए एफ तो एफ है, इसमें तो कोई शक है नहीं। जरा मुझे dx के बजाय क्या लिखोगे, dx के बजाय लिखोगे 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के बजाय लिखोगे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एरिया के बजाय क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। तो 1 सिर्फ ऊपर है तो सारा कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर चला गया और इसमें से 1 सेंटीमीटर चला गया, सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो बचा क्या, बचा कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनवर्स आ जाएगा ऊपर। चलो ठीक है, मैं यूनिट्स की बात नहीं करूंगा फिलहाल, यूनिट्स हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में कहूंगा मैं आपको यूनिट्स क्या होंगे, बाद में मैं कहूंगा यूनिट्स क्या होंगे इसके, मैं आपको यूनिट्स अलग से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए तो उस टाइम 1 ये सारा 1 ही है, तो उसमें कोई शक है नहीं। जब ये 1 आएगा सारा, तो मुझे बताओ उसमें ये इक्वल टू 1 आएगा, तो ये मुझे बताओ ये इस इक्वल टू एफ आएगा, बाकी है ना 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कैंसल, यूनिट्स का छोड़ो, अभी यूनिट्स में बाद में बताऊंगा। तो उस टाइम क्या आता है, उस टाइम ईटा जो आता है बराबर वो इक्वल टू एफ आता है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ दैट the coefficient of viscosity, the coefficient of viscosity eta may be defined as the viscous force, may be defined as the viscous force between the various liquid layers, which are separated by a distance of 1 centimeter, having a velocity change of 1 centimeter per second with an area equal to 1 square centimeter। सबको समझ आया? यानी कि जब लिक्विड लेयर्स के दरमियान जिनके आपस में सेपरेशन जो है 1 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है वहां पे, यानी कि वेलोसिटी डिफरेंस जो है लिक्विड लेयर्स के दरमियान वो कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उनके दरमियान जितना भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उनके दरमियान जितना भी फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा, वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाएगा। इस बात को समझिए, ये चीजें आप खुद नोट करेंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मे बी डिफाइंड एज द magnitude of viscous force that is operating between the various liquid layers which are having a velocity difference of 1 centimeter per second, with the liquid layer separating by a distance of 1 centimeter and having the area of cross section equal to 1 square centimeter. That magnitude of viscous force will be equal to the कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर दैट लिक्विड। सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा आपको दैट इसका वैल्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड टेम्परेचर। जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड। सॉरी यार, एक्चुअली मम्मा बना रही थी। तो एनीवेज, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन होगी, देखिए ना। तो आप देखिए, अब हम आएंगे फॉर एग्जांपल इसके यूनिट पे। सर यूनिट क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है ना। तो देखिए आप इसका यूनिट क्या होगा, ये तो मैंने डेफिनेशन के लिए दिया, ये जो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की ना, ये मैंने डेफिनेशन के लिए दिया। और डेफिनेशन में मैं फिर से कहूंगा, इसीलिए मैंने आपको यूनिट्स यहाँ पे नहीं समझा, मैं यूनिट अलग से समझाऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा तो ये पूछा जाता है, तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। लेकिन डेफिनेशन पे फिर से आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द वेरियस लिक्विड लेयर्स व्हिच हैव द वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ, शाबाश, हाउ मच, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। They are separating by a distance of 1 centimeter and having the area of cross section equal to 1 square centimeter। उस टाइम उन लिक्विड लेयर्स के दरमियान उस लिक्विड के लिए जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स होगा वही वैल्यू उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होगा, दैट इज ईटा का होगा, ठीक है ना। तो अब हम यूनिट्स की बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं ये इरेज करता हूं यहाँ पे, ये चीजें तो आपको समझ आई होगी। चेक इट आउट। देखिए आराम से ध्यान दें। अब मैं यहाँ पे यूनिट्स की बात करूँ, देखिए मैं पहले क्या करूंगा काम, मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूंगा। सीजीएस सिस्टम समझते हो ना सब, वेरी गुड। देखिए यूनिट आप यहां से निकालेंगे, तो बताओ पहली बात, एफ के लिए सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट है। एफ के लिए सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो है डाइन,
सबको क्लियर हुआ? अच्छा, सेपरेशन जो dx है, सिंस ये डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। बताइए dv का क्या होगा? dv का जो सीजीएस सिस्टम में है वो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? और बताइए एरिया का क्या होगा? एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आया? चलिए बताइए मुझे ईटा का यूनिट क्या होगा? देखिए ईटा का क्या यूनिट होगा? देखो ईटा इज इक्वल टू, बताइए एफ के बजाय क्या लिखेंगे? डाइन। चलिए अब देखिए dx के बजाय क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, वेलोसिटी के बजाय क्या लिखेंगे? dv के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? ठीक है ना? और एरिया के बजाय क्या लिखेंगे? एरिया के बजाय लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, ठीक है ना? तो किसके बराबर निकला? ये निकला डाइन, ये डाइन निकला, ठीक है ना? सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, तो ये सेंटीमीटर जो स्क्वायर है नीचे, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? इसका बनेगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर, बिकॉज ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा। और यहाँ पे पर सेकंड जो है ये बनेगा सेकंड में ऐसे। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? यूनिट जो आया वो आया डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा यूनिट किसका? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा दैट इज इक्वल टू डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है। लेकिन अगर मैं यहां पे डाइन की बात करूंगा, जरा देखिए यहाँ पे, अगर मैं f के बजाय m इंटू ए लिखूंगा, बिकॉज मुझे पता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे आई नो दैट f इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है ना? एक तरीका ऐसा भी है। तो बताओ मुझे ईटा के लिए मैं क्या लिखूंगा यूनिट? मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल टू, f के लिए बजाय लिखूंगा मैं m इंटू ए। अब तो मैं ऐसे लिखूंगा m इंटू ए, ये a एक्सेलरेशन है, उसके बाद dx अपॉन dv, सबको क्लियर हुआ? इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? गुड। उसके बाद किसके बराबर होगा? देखो इज इक्वल टू, मास का क्या यूनिट होता है? मास का होता है यूनिट सीजीएस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। मास का यूनिट सीजीएस सिस्टम में होता है ग्राम, ऐसे लिखूंगा मैं। एक्सेलरेशन का होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए यहां पे सेंटीमीटर पर ए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। बताओ dx का क्या आएगा? dx का आएगा सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, बताओ वेलोसिटी का क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। सबको क्लियर हुआ? और बताओ एरिया का क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? तो मैं ये पार्ट इरेज करता हूं। देखिए फिर से देखो, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मैंने खाली यहाँ पे फोर्स के बजाय मास इंटू एक्सेलरेशन टर्म ली यहाँ पे। बाकी dx अपॉन dv 1 डिवाइडेड बाई मैंने सेम लिया। मास के लिए जो मैंने सीजीएस यूनिट लिया वो ग्राम लिया। एक्सेलरेशन का लिया मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एसआई में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और dx का मैंने लिया सेंटीमीटर, dv का लिया मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड, और एरिया का मैंने लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर आइए जरा, यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे भी लिखूंगा तो बचाए ईटा किसके बराबर होगा? देखिए अब यहाँ पे इक्वल टर्म्स जो है वो कैंसिल कीजिए। यहां से सेंटीमीटर और यहां से सेंटीमीटर, सबको समझ आ रहा है? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और यहां से स्क्वायर कटेगा। सबको क्लियर हुआ? देखिए यहां से 1 सेकंड पर सेकंड और यहां से 1 काटोगे तो क्या बचा? देखो क्या बचा? नीटा किसके बराबर होगा? 1 ग्राम बचा, देखो ग्राम बचा। यहां से बचा 1 सेकंड, और ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में जाएगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसमें से 1 सेकंड यहां से कटा तो 1 सेकंड बचा, दैट इज पर सेकंड। ऐसे तो ये नीटा की दूसरी जो है वो डेफिनेशन। अब समझिए इस बात को। तो आपके नीटा के 2 वैल्यूज आ रहे हैं यूनिट के हिसाब से, बिकॉज यूनिट पूछे जा सकते हैं। एक आपको नीटा का वैल्यू ये आया, मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने स्टार डाला। और दूसरा आपको ये आया, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोर्स मैंने दिखाया दैट इज डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। और इस क्वांटिटी को कहा जाता है 1 पॉइंट्स।
इस क्वांटिटी को कहा जाता है 1 पॉइस। इस बात को ध्यान में रखे मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज 1 पॉइस क्यों कहा गया, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट के नाम पे जिसका नाम था पॉइजली, जिसका नाम था पॉइजली साइंटिस्ट का, तो पॉइजली के साइंटिस्ट के नाम पे इस यूनिट का 1 पॉइस कहा गया। अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ 1 पॉइस क्या होता है, आप उसको ये कहोगे कि 1 पॉइस वो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। इस यूनिट को 1 पॉइस कहते हैं। और पॉइस किसका यूनिट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का। सबको क्लियर हुआ? देखिए, और अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूंगा, देखिए अब तो वो मुझे अलग से नहीं दिखाना है, वो तो इसी में आ जाएगा। अगर मुझे एसआई सिस्टम की बात करनी है, देखिए मैं यहां पर लिखूंगा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में सीधे बताओ ईटा का क्या होगा, देखिए यहां से ही चेंज करेंगे, डाइन के बजाय आएगा न्यूटन, तो ये आएगा न्यूटन। सेकंड तो सेकंड ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और सेंटीमीटर पर स्क्वायर के बजाय आएगा मीटर पर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो गया इसका 1 यूनिट। और दूसरा अगर निकालेंगे इसके हिसाब से तो क्या आएगा, ग्राम के बजाय आएगा किलोग्राम, पर सेंटीमीटर के बजाय आएगा पर मीटर, और सेकंड इनवर्स के बजाय आएगा पर सेकंड। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सो फार एज एसआई सिस्टम इज कंसर्न। तो आपको कभी कभार यूनिट पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। सबको क्लियर हुआ? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो फैक्टर है, ये टर्म जो है, कॉन्सेप्ट जो है, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। वन इज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है, नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप सिंपली याद रखेंगे, जिस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसका ईटा ज्यादा होगा, सर जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ आ रही है ना बात? तो ये बात आप याद रखेंगे। तो अगर मैं अलग से भी यहाँ पे ये टर्म लिख लूं, तो मैं यहाँ पे ये इरेज करूंगा, बिकॉज आप खुद ही समझिए ना, देखिए सिर्फ मैंने पहले ही आपको कहा, मैं फिर से लिखूंगा, F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ये अभी थोड़ी देर यहां पे लिख के थी इक्वेशन। ईटा जो है, ईटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा दैट पहला फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है, नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद है कि यहां पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। सबको समझ आ गया? अब खुद ही देखो, याद रखिए दैट इसका मतलब ये हुआ दैट ईटा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझिए। दूसरी बात, ईटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 है। पहली बात, ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, F is directly proportional to eta because यहाँ पे eta है, और eta is directly proportional to magnitude of intermolecular force of attraction। तो इसका मतलब क्या हुआ, F viscous force is directly proportional to magnitude of intermolecular force of attraction। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ that जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें ईटा ज्यादा होगा एंड हेंस उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखोगे हनी ज्यादा विस्कस है वाटर से, बिकॉज हनी के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है उसका मैग्नीट्यूड वाटर के मॉलिक्यूल्स के ज्यादा है। तो अगर आपको कोई ऐसे पूछे ईटा किसके लिए ज्यादा होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वाटर के लिए या हनी के लिए, तो वो हनी के लिए ज्यादा होगा। यहां तक सबको समझ आया, क्लियर हुआ? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और दूसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आपको पता है टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करना स्टार्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ब्रेक होते हैं, तो उसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो दूसरा फैक्टर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर जो है, या मैं ऐसे लिखूंगा
viscosity is inversely proportional to temperature. Viscosity is inversely proportional to temperature, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए मैं लिक्विड्स की बात कर रहा हूं। अब जितना ज्यादा आप ये देखोगे कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी और उसकी वजह से जो है विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी और मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे लिक्विड्स के लिए। लेकिन गैसेस के लिए वहां पे देखा गया है विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना, बिकॉज ये देखा गया है गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हो तो गैसेस तो ऑलरेडी फ्री मूव करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनमें कोलिजन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वहां पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा वो क्या है, वो ये है दैट द reciprocal of viscosity is known as fluidity। इस चीज को समझिए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी जो मूव करने की होगी वो उतनी कम होगी, जिसको आप कहते हैं फ्लूइडिटी, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। तो फ्लूइडिटी जो है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। फ्लूइडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी एंड इट मींस फ्लूइडिटी हम टर्म फाई से डिफरेंट करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/eta। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। या आप यहाँ पे F भी लिख सकते हो, F इज द विस्कोसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 18, जो कि लास्ट वाला थ्योरेटिकल लेक्चर था अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 19 में एंड प्रेफरेबली अगर ज़रूरत पड़ी तो 20 में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी मैंने आपको दिखाई, सरफेस टेंशन पे प्रॉब्लम करेंगे, विस्कोसिटी पे प्रॉब्लम करेंगे, जो मैंने गैस लॉज आपको पढ़ाए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई, क्रिटिकल टेम्परेचर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, तो उस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक आप इन सारे वीडियो लेक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, पेन डाउन कीजिए। ये लेक्चर यूनिट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड सो फार एज दिस लेक्चर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आप अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।